Hello students, welcome you all on digital platform of Mehta PG College and Institute of Technology. I am Dr. Sunil Chaudhary, Assistant Professor Geology. So today we will discuss about MSc previous papers and syllabus or university examination pattern. चलिए आज हम MSc प्रीवियस जूलॉजी के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, क्या पैटर्न है और कैसे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में जनरल अपन डिस्कशन कर रहे हैं आज। उसके बाद में अपन जो मेन पेपर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो जब आपने MSc जूलॉजी में एडमिशन लिया तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही होता है कि व्हाट इज जूलॉजी। Why not other subject? आपने जो स्ट्रीम चूज किया जूलॉजी क्यों लिया आपने, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या आपको पता है इस चीज़ का कि जूलॉजी क्यों और कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं, केमिस्ट्री क्यों नहीं, बॉटनी क्यों नहीं? आपकी कॉम्बिनेशन 3 थी लेकिन जूलॉजी आपने चूज किया। मैं अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन करता हूँ तो उनको पता ही नहीं होता, या पीजी करने के बाद में बहुत से स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चंस करते रहते हैं कि सर अब क्या करें, हम समझ में ही नहीं आ रहा, हमने पीजी कर लिया। ठीक है, जब आपको समझ में ही नहीं आ रहा तो आपने पीजी क्यों की? जब आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, सब्जेक्ट के पेरिफेरी के बारे में कि कहाँ जॉब्स मिलेंगे आपको, वो आपको पता नहीं है, देन आप क्यों सब्जेक्ट चूज कर रहे हो? तो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की चॉइस आपने जो की है वो किस बेस पे की है? ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मेरा हर स्टूडेंट से होता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होता कि जूलॉजी सेक्टर में जॉब्स कहाँ मिलेंगे या जॉब अपॉर्चुनिटी किस सेक्टर में ज़्यादा है वो, और बहुत से लोगों के जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो उनका यही जवाब होता है सर जूलॉजी बहुत इजी पड़ता है, केमिस्ट्री बहुत हार्ड पड़ता है, बॉटनी हार्ड पड़ता है, इसलिए हमने ले लिया। घर वालों ने कहा कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, जूलॉजी ईजी है आप ले लिए। अरे भाई मुझे तो नहीं लगता जूलॉजी ईजी है। हर सब्जेक्ट अपना एक इम्पोर्टेंस रखता है और हर सब्जेक्ट इजी भी है और हर सब्जेक्ट हार्ड भी है। पढ़ने वालों के लिए इजी है, नहीं पढ़ने वालों के लिए हार्ड है। ठीक है, तो यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं कि जूलॉजी सब्जेक्ट आपने क्यों चूज किया, तो अपन देखते हैं कि जूलॉजी में स्कोप क्या है। ठीक है, जूलॉजी में स्कोप की बात करेंगे। स्कोप इन जूलॉजी, जब आपको किसी सब्जेक्ट की पेरिफेरी के बारे में पता है, उस सब्जेक्ट के आसपास के जॉब्स के बारे में पता है, तो आप अपने आप इंटरेस्टिंग वो सब्जेक्ट आपका बन जाता है। जब आपका गोल डिसाइड नहीं है तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं MSc कर लिया सर, बीएड कर लेंगे, बीएड करने के बाद में सर घर वाले बोलते हैं टीचिंग की तैयारी कर लेना। मैं पूछता हूँ आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है? बोले नहीं सर। तो आप फ्यूचर उन स्टूडेंट्स का फ्यूचर बिगाड़ेंगे। भाई आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है तो किन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे, उनको क्या पढ़ाएंगे? बिना इंटरेस्ट के कोई काम नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको जब तक ये नहीं पता कि आपका एम क्या है, जूलॉजी आपने लिया है इसका मकसद क्या है, मुझे क्या करना है आगे जाके, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे टीचर बनना है या मुझे और किसी फील्ड में जाना है, तो उसके लिए आपने इसको चूज किया है। तो अपन देखते हैं कहाँ कहाँ जूलॉजी में जॉब अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में फिर अपन एक एक फील्ड की बात करते हैं कि जैसे टीचिंग है तो टीचिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद में और बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स हैं जो कंडक्ट होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है या स्टेट गवर्नमेंट उनको कंडक्ट करवाती है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वह भी इस फील्ड से जुड़ी हुई एग्जामिनेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि स्कोप कहाँ कहाँ है जूलॉजी के। देखिए
दोनों सेक्टर में आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। दोनों जगह जूलॉजी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप पीजी करके जाते हैं तो दोनों जगह कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पहले अपन बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर में क्या क्या जॉब्स हैं, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में अपन जा सकते हैं। ठीक है, देखिए जूलॉजी के लिए सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहला स्टूडेंट्स का टारगेट क्या होता है, पीजी करने के बाद में सर नेट की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को कोई सलाह दे देता है कि पीजी कर लिया आपने, अब नेट कर लो, नेट करने के बाद में कहीं किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा लेना। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके पास में वो नेट का आता है, और चीज़ें आपको बाद में पता चलती हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन आपके पास में आता है वो देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी एग्जाम IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, सबसे बड़ी एग्जाम है इंडिया की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है या यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाती है। इसमें आपके दोनों सब्जेक्ट, ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट आते हैं आपके, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी के थ्रू आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं, IFS एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। इसके बाद में अपना स्टेट गवर्नमेंट करवाती है RFS, राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, पहले करवाती थी कंडक्ट, लेकिन अभी इसको कर दिया है कन्वर्ट किसमें, ACF, असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट, ACF में इसको कन्वर्ट कर दिया है। और अभी कुछ दिनों बाद में ये एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, तो आप IFS की तैयारी कर सकते हैं, RFS की तैयारी कर सकते हैं या ACF की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन है। देखिए ACF में इससे पहले क्या होता था कि जूलॉजी या बॉटनी सब्जेक्ट वालों को ही लेते थे, आजकल तो सब सब्जेक्ट्स के लिए ओपन कर दिया, जो कि गलत मानता हूँ मैं, क्योंकि जिन लोगों को फील्ड में एनिमल्स की और प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में पता ही नहीं है, वो लोग फील्ड में जाके क्या करेंगे, वो कभी कंजर्व नहीं कर सकते, उनका कोई रोल नहीं होता वहाँ पे। तो इसलिए वो चीज़ गलत मानता हूँ मैं, लेकिन इससे पहले अपने पास में ये अपॉर्चुनिटी थी। इसके अलावा देखिए बहुत सारे जू और म्यूजियम बने हुए हैं, इंडिया में भी बने हुए हैं और बाहर विदेशों में भी बने हुए हैं। राजस्थान अपना जो स्टेट है उसमें भी बने हुए, बहुत सब स्टेट्स में बने हुए हैं, जू बने हुए हैं या म्यूजियम बने हुए हैं। ठीक है, जो भी अपने स्पीसीज़ हैं, मान लीजिए टाइगर है, लोइन है, उनको रखा हुआ है उनमें, तो उनकी केयरटेक के लिए तो आप जू या म्यूजियम में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो फॉरेस्ट वाली बात कर रहे हैं उसमें आप फॉरेस्ट में रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर के रूप में भी वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके की एग्ज़ाम्स देनी पड़ती हैं, वो कंडक्ट होती रहती हैं, उनके थ्रू आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे वास्ट एरिया आज के टाइम पे आपके पास में है, वो रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ये जो फील्ड है बहुत वास्ट एरिया है और वो आपके लिए खुला पड़ा है, आपका स्वागत कर रहा है। हिंदुस्तान में आज अपन डेवलपिंग कंट्री की स्टेज में है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, तो यहाँ बड़ी बड़ी लैब्स डेवलप हो रही हैं। आज आप कोरोना में देखिए, जो कोविड-19 चल रहा है उसके वैक्सीन के दौर में अपन और जो देश हैं या और जो कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके ऑलमोस्ट पास में पहुंच रहे हैं। उन्होंने हालांकि डेवलप कर लिए, लेकिन हम भी उस कतार में खड़े हुए हैं, उस लाइन में खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि अपन ने भी वो लेबोरेटरीज और वो चीज़ें फैसिलिटीज़ डेवलप कर ली। ठीक है,
लेकिन अपने पास में अच्छे रिसर्चर्स की भी ज़रूरत है। तो आप जूलॉजी के थ्रू, हर सब्जेक्ट में मिलता है आपको अपॉर्चुनिटी, लेकिन जूलॉजी के थ्रू आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। बहुत सारे दुनिया भर के फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप एमएससी करने के बाद में फील्ड असिस्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट फेलो ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए जेआरएफ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट जो दुनिया भर के चल रहे हैं, अभी मान के चलिए टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड चल रहा है, एलिफेंट कंजर्वेशन से, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन से रिलेटेड प्रोग्राम चल रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप मेराइन साइंटिस्ट बन सकते हैं। समुद्र में जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं, समुद्रों की स्टडी कर सकते हैं, तो मेराइन साइंटिस्ट बन सकते हैं। या इसके अलावा आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे WII है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून में है, या ZSI है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ZSI है, उसमें आप JRF, प्रोजेक्ट फेलो, एज ए साइंटिस्ट पोजीशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे NGOs, बहुत सारे NGO चल रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के और प्राइवेट के दोनों सेक्टर के NGO चल रहे हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए अभी प्राइवेट सेक्टर के कुछ NGO चल रहे हैं, WWF चल रहा है, जिसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कंजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे काम करता है। आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी, जैसे कोई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट्स चल रहा हो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कहा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी तरीके की, जैसे ब्रीडिंग सेंटर अपने चल रहे हैं, कैमल ब्रीडिंग सेंटर चल रहा है बीकानेर में, ठीक है, तो वेटेनरी वाले फील्ड में भी आप जा सकते हो। भेड़ अनुसंधान केंद्र है अपना अविका नगर टोंक में, उसमें आप जा सकते हो। तो वहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ वो लाइफ साइंस मांगते हैं या जूलॉजी मांगते हैं, या इससे रिलेटेड अदर सब्जेक्ट वेटेनरी साइंस वगैरह मांगते हैं, ठीक है। तो जो आप तो लाइफ साइंस में आता है, जूलॉजी लाइफ साइंस का पार्ट है, अभी अपन बात करने वाले हैं इसकी। तो आप नेचुरलिस्ट बन सकते हैं, आप कंजर्वेटनिस्ट बन सकते हैं, आप वाइल्ड लाइफर बन सकते हैं, आप ऑर्निथोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप पक्षी विशेषज्ञ बन सकते हैं। इसके अलावा आप मेमोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मैमल्स की स्टडी कर सकते हैं, आप IFS बन सकते हैं, इसके RFS बन सकते हैं, म्यूजियम में डेटा स्टोर करने वाले या अदर तरीके की जॉब्स हैं उनमें आप जा सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं इनका, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, मैराइन साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के स्कोप हैं जो आपके लिए ओपन है। देखिए, एक सब मैंने छोड़ दिया, एक टीचिंग, जो भी सबसे वास्ट एरिया है, टीचिंग में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो टीचिंग के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, ये सब एग्ज़ाम्स के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। आप रिसर्च साइंटिस्ट किसी प्रोजेक्ट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट फेलो, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, और ये सब चीज़ें ज्वाइन करने के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए, आपको कमांड होना चाहिए, सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। मान के चलिए आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट की कहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं, वाइल्ड लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड्स हैं, किसका कंजर्वेशन चल रहा है, कौन सी कैटेगरी में एनिमल्स को कैटेगराइज किया है, कौन सी नियर थ्रेटन है, कौन सी थ्रेटन कैटेगरी में है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो सब चीज़ें आप फाइनल में आएंगे तब अपन सब चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो ये एरिया है। सॉरी, एक गवर्नमेंट सेक्टर का और रह गया,
हॉस्पिटल में डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जैसे आपने एमएससी फाइनल में स्पेशलाइजेशन आपके एंटमोलॉजी है, तो आप डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे अदर सब ब्रांचेज चलती हैं, कहीं से भी आप कोई कीट विज्ञान से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन कर सकते हैं, आप मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसके अलावा कैंसर रेडिएशन बायोलॉजी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कैंसर से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट का कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके गवर्नमेंट सेक्टर के सेक्टर्स थे जहाँ पे आप जूलॉजी के थ्रू जा सकते थे। अब इसी तरीके से जैसे अपन प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी सबसे पहला ऑप्शन आपके पास में टीचिंग के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां आप टीचिंग करवा सकते हैं। ठीक है, टीचिंग के लिए वहां जा सकते हैं, तो आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें भी आप एज ए डेमोन्स्ट्रेटर ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्पिटल के लिए आप काम, हॉस्पिटल में रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे अपने यहाँ राजस्थान का कोई भी बड़ा हॉस्पिटल देख लीजिए, वहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई कैंसर पे काम कर रहा है, तो आप वहाँ उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी रिसर्च करवाती है, जैसे टीफर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में एनजीओ, दुनिया भर के एनजीओ चल रहे हैं, वो एनजीओ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ को बचाने के लिए लेकर काम कर रहे हैं, तो उन एनजीओ में भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट में एनजीओ अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो ऑर्फेन्स हैं उनके लिए चल रहे हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है बच्चों को पढ़ाने में, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो उन एनजीओज़ के साथ में आप काम कर सकते हैं। तो जितने भी एनजीओज़ हैं उनमें आपके लिए खुले हुए हैं स्कोप जूलॉजी के। तो मैंने बताया आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी खूब है, आप वहाँ जा सकते हैं। अब अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेट की, क्योंकि सबका पहला टारगेट यही होता है नेट सेट पीएचडी। इन तीनों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। आजकल बीएससी थर्ड ईयर क्वालिफाई करते ही, पास करते ही आप नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उस एग्ज़ाम को देने के बाद में आप 2 ईयर के अंदर अगर पीजी कहीं ज्वाइन कर लेते हैं तो वो आपका वैलिड रहेगा, अदरवाइज वो डिग्री आपकी वेस्ट हो जाएगी, या नेट का जो सर्टिफिकेट है वो वेस्ट हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो बीएससी थर्ड ईयर के बाद में आप नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, प्रीवियस फाइनल दे ही सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं नेट की। नेट का मैंने बताया नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओनली फॉर लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। कॉलेज में लेक्चरर और यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर, आजकल सब जगह डेजिग्नेशन चेंज कर दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। ठीक है, तो उनके लिए नेट ज़रूरी है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे नेट आपका यूजीसी या सीएसआईआर कंडक्ट करवाता है, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट सेट कंडक्ट करवाती है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो यहाँ लेक्चर्स लगते थे पहले, उनके लिए ये सेट कंडक्ट करवाता था। उसके बाद में पीएचडी, नेट सेट करने के बाद में पीएचडी करते हैं आप। आजकल कंपलसरी कर दिया कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए मैंडेटरी है पीएचडी, कि 2001 के जो रेगुलेशन है उसमें अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ में जॉब ज्वाइन करनी है तो आपको पीएचडी करना ही पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टरेट डिग्री आपको लेनी ही पड़ेगी, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा नेट का डिस्कस करें अपन कि नेट में आपको क्या करना है, कैसे करना है। बहुत से लोगों को क्या होता है कि पीजी करने से पहले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, क्लासेस कॉलेज में नहीं लेते और नेट का इतना बर्डन लेते हैं कि सर नेट की तैयारी कर रहे थे, सर नेट नहीं हुआ मेरा, सर 2 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, 3 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, नेट नहीं हुआ। ठीक है, आपको करना क्या है नेट के लिए, 13 यूनिट हैं उसमें टोटल। ठीक है, सारी यूनिट कभी नहीं पढ़नी किसी को, आपको कुछ सेलेक्टिव यूनिट्स पढ़नी है। देखिए आपका सब्जेक्ट है जूलॉजी, जूलॉजी में बहुत सारी यूनिट प्रीवियस फाइनल में चलेंगे, तो 4-5 यूनिट आपको 5 या 6 यूनिट पढ़नी है सिर्फ, वो आपका सिलेक्शन करवा देंगे। ठीक है, इसमें भी 2 कैटेगरीज बनेंगे, जीआरएफ और एक सिंपल नेट।
और एक SPM। ठीक है, SPM श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। आप टॉप कैटेगरीज में आते हैं, टॉप रैंक लाते हैं तो आपको SPM फेलोशिप मिलेगी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप मिलती है। इसके बाद में दूसरी कैटेगरी JRF है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है आपको। यानी कि जब आप रिसर्च ज्वाइन करते हैं, आप SPM या JRF आपकी आ गई और 2 साल के अंदर अंदर PhD आप कहीं ज्वाइन करते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, तो आपको फंडिंग मिलेगी किसी भी इंस्टीट्यूट से, चाहे UGC हो, चाहे CSIR हो या अदर इंस्टीट्यूट हो जो फंडिंग देती है आपको। उसमें आपको 40 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ ये प्रोवाइड करवाएंगे और आप उस जो मिल रहा है आपको अमाउंट, उससे रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, आपके केमिकल्स खरीद सकते हैं, आप इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं। उसके अलावा आपको कंटीजेंसी अमाउंट मिलता है कुछ स्टेशनरी खरीदने के लिए, छोटे मोटे एपरेटस खरीदने के लिए। तो आप वो सब चीज़ें किन से खरीद सकते हैं, जो आपको ग्रांट मिलती है उससे ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आपको नेट में 13 यूनिट हैं और 13 यूनिट में अपना जो नेट होता है वो होता है लाइफ साइंस में। लाइफ साइंस में नेट के पर बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए कितने सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके लाइफ साइंस में इंक्लूड्स होते हैं। उनमें आपके जूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक है, बायोकेमिस्ट्री है। ये सारे सब्जेक्ट आपके PG लेवल तक के यहाँ आपको पढ़ने हैं। उन सब में से मिलाकर 13 यूनिट डिसाइड की गई हैं। ठीक है, तो आपको अगर नेट या JRF निकालना है तो 5 से 7 यूनिट आपको पढ़नी है। उसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन सी यूनिट्स आपको अच्छे से आती हैं, वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है और वही चीज़ आपको पढ़नी है। पूरा सिलेबस कभी नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है। आप कहेंगे सर हमने बॉटनी पढ़ी ही नहीं। ठीक है, छोड़ दीजिए, कौन कह रहा है माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी ही नहीं, बायोटेक पढ़ी ही नहीं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं आपने। तो कुछ सेलेक्टिव यूनिट्स आप सेलेक्ट कीजिए, तो उनमें से आप चूज करें, उनको पढ़ना है और उन्हीं के बेस पे आपको नेट निकालना है। थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न भी बता देता हूँ, क्या पैटर्न होता है नेट का। देखिए, पैटर्न की बात करें अपन यहाँ, तो यहाँ 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। 3 पार्ट हैं आपके। पार्ट A, B, C। पार्ट A में आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट B में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं और पार्ट C में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। आते किसने हैं? पार्ट A में आपके पास में 30 क्वेश्चंस होंगे, B में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और C में आपके 75 क्वेश्चंस होंगे। यानी आपके पास इतनी चॉइस है कि 15 में 30 में से 15 करने हैं, 50 में से 35 करने हैं और 75 में से 25 करने हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2 नंबर के, ये 2 नंबर के और ये 4 नंबर के, यानी कि 30, 70 और 100 टोटल जो आपका पेपर है 200 मार्क्स का होता है। आपको इसमें से लाने हैं अबव 110 या 115 के आसपास आपको मार्क्स लाने हैं। अबव 100 आप नेट क्वालिफाई या JRF क्वालिफाई कर सकता है। वो अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग है, SC, ST, OBC, जनरल, EWS, अलग अलग कैटेगरीज़ में इनकी परसेंटेज डिसाइड है। तो आपको मान के चलिए 100 नंबर तो एटलीस्ट लाने ही लाने हैं। ठीक है, तीनों में से आपको सेलेक्ट करना है। 30 क्वेश्चन में से सिर्फ 15 करने हैं। शुरू के 15 क्वेश्चन ही चेक होंगे। आप 30 भी करके आते हैं तो सिर्फ 15 ही चेक होंगे, उसमें से बाकी नहीं होंगे। यहाँ 35, 50 में से आपने 50 कर दिए, शुरू के 35 क्वेश्चन चेक होंगे। यहाँ 75 कर दिए, स्टार्टिंग 25।
इसके अलावा कोई चेक नहीं होगा। तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं इसमें से, ठीक है। तो आपको नेट क्वालिफाई करना है, देन आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि आप एलिजिबल हैं कॉलेज के लिए। आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, आपको पीएचडी करना पड़ेगा, उसके बाद में आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जूलॉजी प्रीवियस के सिलेबस की बात करते हैं और यूनिवर्सिटी के पैटर्न की बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ में यही होती है कि उनको वो सबसे पहले ना तो सिलेबस को देखते हैं ना यूनिवर्सिटी का पैटर्न देखते हैं, डायरेक्ट एग्जाम देने जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने अभी बताया आपको कि नेट की तैयारी करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, उनको यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ नेट से मतलब होता है। वो नेट की कोचिंग कर रहे होते हैं और यहाँ एमएससी में फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आता उनको बहुत कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यूनिवर्सिटी का पैटर्न फॉलो नहीं किया उन्होंने, उनको पैटर्न का पता ही नहीं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपने। मान के चलिए एक सेक्शन में से आपने 2 क्वेश्चन कर दिए तो 20 नंबर का एक तो आपका वैसे ही गलत हो गया, 20 नंबर आप वैसे ही नीचे आ गए। 2 सेक्शन में से आपने लगातार ही 4 क्वेश्चन कर दिए, 20 फिर कम हो गए आपके, 40 नंबर तो वैसे ही कम हो गए, 20 आपके आने नहीं है, तो क्या हुआ, आपके अपने आप ही फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का पैटर्न पता होना चाहिए, साथ में ही सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट अपने चलते हैं। यहाँ लोग सिर्फ नेट पे कंसंट्रेट करते हैं कि ये यूनिट पढ़नी है, उनको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। चलिए तो अपन एमएससी जूलॉजी की बात कर रहे हैं। जूलॉजी में यहाँ आपके 6 सब्जेक्ट चलते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है आपके वो चलता है आपको बायोसिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। बायोसिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो सब्जेक्ट चलता है आपके पास में, फर्स्ट सब्जेक्ट बायोसिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, दूसरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। मैंने आपको अभी बताया तक जब अपन फर्स्ट ईयर में इस पेपर को पढ़ते हैं तो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स पढ़ते हैं, यहाँ इस पेपर को अपन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। 2 पेपर हो गए आपके। थर्ड पेपर की अपन बात करें थर्ड जो पेपर होता है आपका वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का पेपर होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, मोल बायो एंड बायोटेक शॉर्ट में मैंने लिखा है। फोर्थ जो पेपर होता है वो आपका होता है जनरल फिजियोलॉजी, जनरल फिजियोलॉजी, ठीक है। ये आपके 4 पेपर हो गए। उसके बाद में 5th पेपर होता है आपका बायोकेमिस्ट्री और 6th पेपर होता है आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड बायोस्टैट्स।
ये टोटल आपके पेपर्स होते हैं एमएससी प्रीवियस में। ये जो पेपर्स हैं आपके, ये सारे के सारे पेपर्स 100 मार्क्स को कैरी करते हैं। 100 मार्क्स के पेपर्स आते हैं, हर सब्जेक्ट में से 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। देखिए पेपर्स देखिए कितने अच्छे पेपर्स हैं और आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ये सारे के सारे पेपर बहुत इंटरेस्टिंग पेपर हैं। बायोसिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी में आपको वही टेक्सोनॉमी पढ़नी है। टेक्सोनॉमी के अलग अलग ब्रांचेज हैं, उनके बारे में आपको इसमें जानना है। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स में आपको जितने भी इन्वर्टिब्रेट फाइलम हैं, ठीक है, अपन जो माइनर फाइला पढ़ते हैं अपने, टोटल फाइलम अभी तक जैसे हर बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि 30 माइनर फाइला, मतलब टोटल जो फाइला है 30+1, ठीक है, 30 माइनर फाइला और एक में अपन कोऑर्डिनेट्स को पढ़ते हैं। तो उनमें से भी कुछ माइनर और कुछ मेजर फाइलम है, ठीक है। टोटल जो फाइलम है 30+1, 31 मानते हैं, कुछ में 34 लिखा होगा, कुछ में 35 भी लिखा हुआ है, 34+1, ठीक है। तो उनमें से कुछ मेजर फाइलम और कुछ माइनर फाइला पढ़ने हैं अपने को, ठीक है। जैसे 10-12 आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वो मेजर फाइला है और बाकी सारे के सारे माइनर फाइला हैं, ठीक है। तो उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, जो भी ऑर्गेनिज्म है तो उनमें जैसे फीडिंग कर रहे हैं तो फीडिंग मैकेनिज्म देखनी है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में आपको पढ़ना है, उसके बाद में सीलोमिक कैविटी के बारे में, उनके बारे में पढ़ना है आपको। फीडिंग मैकेनिज्म जैसे फिलियरी फीडिंग करता है या फ्लैजिलरी फीडिंग मैकेनिज्म है उसमें, या फिर उसके बाद में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, लार्वा के बारे में पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपको इस पेपर में पढ़नी है। इसके बाद में मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपको डीएनए के बारे में पढ़ना है, आरएनए के बारे में पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, इनमें जो पोस्ट ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है, डीएनए रिपेयर पढ़ना है, जो भी मैकेनिज्म चलती हैं इससे रिलेटेड वो सारी की सारी मोलिकुलर बायोलॉजी और बायोटेक दोनों पेपर में। बायोटेक में आपको जो भी टेक्निक्स हैं जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, इनके अलावा आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जो भी टेक्निक्स चल रही हैं वो सारी की सारी टेक्निक्स इस पेपर में पढ़ेंगे। इसके बाद में जनरल फिजियोलॉजी में आप बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं जैसे मसल्स के बारे में आपको पढ़ना है, विजन के लिए पढ़ना है, ऑडिटरी के लिए ईयर को पढ़ना है, इसके बाद में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, एंडोक्राइनोलॉजी पढ़नी है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, वो सारे के सारे जनरल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे अपन। बायोकेमिस्ट्री में जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनके जो मेटाबॉलिज्म है उनकी प्रोसेस और वो सब पढ़नी है। ये और ये कुछ मिलते जुलते से आपको इनमें से मिलेंगे। इसके बाद में बायोस्टैट्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आप वही मेंडेलियन और न्यू मेंडेलियन और इसके अलावा हार्डी विनबर्ग लॉ, वो सब चीज़ें आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। और बायोस्टैट्स में आप स्टैटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ स्टैटिक्स का पोर्शन है। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर बायोलॉजी में स्टैटिक्स का क्या काम है, क्यों यूज़ करते हैं स्टैटिक्स यहाँ? हम तो पहले ही पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोस्टैट्स। बायोलॉजी में अगर स्टैटिक्स नहीं होगा, यहाँ तो फिजिक्स भी चलता है बायोफिजिक्स, अगर स्टैटिक्स नहीं होगा तो जो डेटा है उनकी प्रूफिंग नहीं हो पाएगी। आप कोई भी डेटा को, बहुत से लोग डेटा मर्ज कर देते हैं, इधर उधर से डेटा लाके वो डाल देते हैं, तो उन डेटाज को कैसे जांचें, उनका कैसे पता लगाए, उसके लिए अपन स्टैट्स यूज़ करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के स्टैटिक सॉफ्टवेयर हैं, उनमें अपन डेटाज को डालते हैं तो उनसे उनकी प्रूफ रीडिंग हो जाती है एक तरीके से। तो उसके लिए अपने को स्टैटिक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके जो पेपर्स थे, मैंने कहा 100 मार्क्स के पेपर्स हैं और 200 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स हैं। 3 सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल, 3 सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिकल, 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं आपके। तो 200 प्रैक्टिकल्स कैरी करता है और 600 पेपर्स, तो टोटल आपके 800 मार्क्स हो गए। अब थोड़ा सा यूनिवर्सिटी पैटर्न की बात करें तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं आप, तो यहाँ 5 क्वेश्चन करने हैं। देखिए 5 क्वेश्चंस में से आपके फर्स्ट क्वेश्चन सबके लिए कंपलसरी है, करना ही करना है वो तो सबको, यानी कि यहाँ आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है।
20 क्वेश्चंस मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के होते हैं, 20 मार्क्स के। ठीक है, सिंपल से, जैसे मान के चलिए कोई भी पूछ लिया आपको, इसमें से पूछ लिया कि रेडुला किस में पाया जाता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पाइला में पाया जाता है, तो लिख दिया 25 मार्क्स, वो 25 वर्ड्स में लिखना है आपको सिर्फ। तो उसके लिए आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और पूरी यूनिट्स में से कवर करेगा, वो उस सब्जेक्ट की जितनी यूनिट है उनमें से आएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर सेकंड से लेके 5th क्वेश्चन तक जो आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है उनमें शॉर्ट आंसर, सेकंड और थर्ड, देखिए क्वेश्चन सारे के सारे 20 नंबर के होंगे, सेकंड भी 20 नंबर का, थर्ड भी 20 का, फोर्थ भी 20 का और 5th भी 20 का, लेकिन सेकंड और थर्ड में शॉर्ट आंसर, जिनको आप टिप्पणी बोलते हैं, शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस हैं, 4-4 मिलेंगे आपको। ठीक है, 8 इसमें मिलेंगे, 8 इसमें मिलेंगे, चॉइस है आपके पास में। ठीक है, आप इनके 4 कर सकते हो, 4 इसमें से कर सकते हो, या दोनों में चॉइस है, 4-4 शॉर्ट आंसर्स, 5-5 नंबर के होंगे चारों और 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो 20 मार्क फर्स्ट के, 20 सेकंड के और 20 थर्ड के, 60 मार्क। 20 लास्ट का जो क्वेश्चन है, फोर्थ और 5th क्वेश्चन लार्ज आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं, लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन है जिनमें आपको 20 मार्क्स का लिखना है। ठीक है, वो दोनों के दोनों, उनमें भी आपको चॉइस मिलेगी, उनमें भी 2-2 क्वेश्चंस होंगे, आप चॉइस से कोई सा भी कर सकते हो। लेकिन ये शॉर्ट आंसर टाइप हो गए, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और वो लॉन्ग आंसर टाइप, यानी टोटल 100 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का, सेकंड और थर्ड में आपको चॉइस है शॉर्ट आंसर टाइप के, 8-8 क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, शॉर्ट वाले जो टिप्पणियाँ मिलती हैं, लार्ज वाले में फोर्थ और 5th लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो उनमें आपको एक सेलेक्ट करके लिखना है, यानी बहुत लेंदी पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है। आपको थोड़ी सी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और चूज करने का क्राइटेरिया फर्स्ट डिसाइड करना आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, कौन कौन से आपको छोड़ने, कौन से नहीं आते। जो आते हैं उनको फटाफट करना है आपको। ठीक है, इसलिए आपको अगर इन सब चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पाएंगे, पैटर्न फॉलो नहीं कर पाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, लोगों को लगता है जूलॉजी बहुत ईजी है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुत हार्ड होता है। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी ये सब्जेक्ट आप पढ़ें, इनको थोड़ा सा अपने से कोरिलेट करके पढ़ें। जब कोई भी सब्जेक्ट अपन थोड़ा सा अपने से कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो उसमें इंटरेस्ट अलग ही आता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है और आप उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें आप पढ़ेंगे डीएनए, तो अपने से थोड़ा रिलेट करके, अच्छा अपने में कितना डीएनए होता है, अच्छा कैसे काम करता है डीएनए, अच्छा डीएनए की रिपेयर भी होती है, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, अच्छा प्रोटीन भी बनता है। तो इनको थोड़ा सा अपने से रिलेट करके समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा अपने लिए समझना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पहले आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, सिलेबस रखिए आप और इनको थोड़ा सा आइडिया लीजिए कि अच्छा क्या क्या टॉपिक्स हैं जो अपने को पहले पढ़े हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हार्ड हैं, कौन से अपने को नहीं आते, कौन से में ज़्यादा टाइम देना है, कौन से में कम टाइम देना है। ये सब चीज़ें आप एक ब्रीफ वो बना लीजिए, नोट बना लीजिए अपना, उसके अकॉर्डिंग स्टडी चालू कर दीजिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, इस बार प्रमोट नहीं करेगा, पिछली बार कोविड की वजह से प्रमोट कर दिए, तो उन स्टूडेंट्स को भी पता नहीं है कि किस तरीके का पैटर्न उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये रही सब्जेक्ट की बात। अब अपन अपना जो फर्स्ट पेपर है वो स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, चलिए अपना जो पेपर है फर्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स।
पेपर सेकंड, एमएससी प्रीवियस जूलॉजी। देखिए अपना जो पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं अपन। मैंने अभी आपको समझाया था जितने पेपर्स थे उनमें कि कौन कौन से पेपर्स में अपने को क्या क्या पढ़ना है। यहाँ अब तक जनरल आप पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपने यही पेपर पढ़ा। वहाँ फर्स्ट ईयर में आपने डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स पढ़ा, वहाँ आपने बहुत सारे फाइलम पढ़े, प्रोटोजोआ पढ़ा, पोरीफोरा पढ़ा, सिलेंट्रेटा पढ़ा। इस तरीके से आपने एनेलिडा तक के फाइलम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद में एनेलिडा से आगे के फाइलम आर्थ्रोपोडा से लेकर आपने आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, है ना, और इसके बाद में आपका हेमिकोर्डेटा जो फाइलम है वहाँ तक आपने पढ़ा है सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में आपने कोर्डेट पढ़ा है। और अब अपन यहाँ बात कर रहे हैं जो आप पढ़ के आए हैं उन एनिमल्स में किस तरीके के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, किस तरीके के ऑर्गन्स हैं, उनके कैसा स्ट्रक्चर है उनका और कैसे वो फंक्शनिंग करते हैं, उन सब की अपन यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक टर्म आता है इनवर्टिब्रेट, ठीक है। जो टर्म है इनवर्टिब्रेट किसे कहेंगे अपन, ठीक है। ये जो वर्ड है इनवर्टिब्रेट, ठीक है, दो वर्ड यूज करते हैं आप, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। तो अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। जब सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि सर स्ट्रक्चर और फंक्शन किस में देख रहे हैं अपन, इनवर्टिब्रेट, सर ये इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स में अपन बात कर रहे हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें वर्टिब्रा कोलम या वर्टिब्री एब्सेंट होती है, इसलिए इनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। और वर्टिब्रेट में वर्टिब्रा कोलम प्रेजेंट होती है, ठीक है। कुछ डिफरेंस हैं, इनको अपन इनवर्टिब्रेट्स को नॉन कोऑर्डेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन कोऑर्डेट्स भी बोलते हैं इनको। और उधर जो जिनमें वर्टिब्री कोलम प्रेजेंट होती है उसको अपन कोऑर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स या कोऑर्डेट्स, इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कोऑर्डेट्स। तो कुछ बेसिक या मेजर कैरेक्टर है और कुछ बेसिक कैरेक्टर है, उनकी वजह से अपन इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में डिफरेंस करते हैं, ठीक है। जैसे इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं अपन और वर्टिब्रेट्स यानी कि नॉन कोऑर्डेट्स और कोऑर्डेट्स में क्या स्पेसिफिक डिफरेंस है, ठीक है। तीन तो मेजर कैरेक्टर हैं जो वर्टिब्रेट की लाइफ में प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। उनमें से जैसे अपन बात करते हैं नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट, ये तीनों लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में प्रेजेंट होंगे तो वो कोऑर्डेट होंगे, अदरवाइज वो नॉन कोऑर्डेट या इनवर्टिब्रेट्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे और कैरेक्टर हैं, हार्ट की पोजीशन है, पोस्ट एनल टेल है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इनके बेस पे भी और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इनमें अपन डिफरेंस करते हैं, वो अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे जब बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ इनवर्टिब्रेट्स का। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्री कॉलम एब्सेंट होती है, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड, गिल स्लिट, तीनों ये कैरेक्टर। इनके साथ साथ में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है इनमें। इनके अलावा इनके जो हार्ट की पोजीशन है वो डोर्सल होती है। इसके अलावा और कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं जो इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में अगर ग्लोबली डेटा देखते हैं अपन, पूरे वर्ल्ड में बात करें तो यहाँ 95 से लेकर 98% तक, 95 to 98% इनवर्टिब्रेट्स हैं, सॉरी, 95 to 98% तक पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। बहुत ज़्यादा नंबर में, मतलब सबसे ज़्यादा इनवर्टिब्रेट ही हैं। कई जगह आपको 95% मिलेगा, कई जगह 98 भी मिलता है, लेकिन इनके बीच का 95 से 98% तक आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। ओनली 2 to 5% आर वर्टिब्रेट्स। Only 2 to 5% are
वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मैंने बताया आपको जिनमें वर्टिब्रा कॉलम प्रेजेंट होती है, यानी कि जिनमें नोटोकॉर्ड आगे जाकर वर्टिब्रा कॉलम में डेवलप हो जाती है। जैसे अपन है वर्टिब्रेट, तो नोटोकॉर्ड अपनी रीढ़ की हड्डी जो वर्टिब्रा कॉलम में डेवलप हो गई, तो इसलिए अपन ने इनको वर्टिब्रेट नाम दिया है, या कॉर्डेट भी बोलते हैं इनको। तो ओनली 2 से 5% कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स हैं, 95 से 98% तक वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स की अगर अपन यहाँ बात करते हैं तो ये इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, तो इनमें भी, ठीक है, इनमें भी सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोडा फाइलम, सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, जिसमें अप्रोक्स 9 लाख के आसपास स्पीसीज है। सबसे बड़ा फाइलम है और वो सबसे ज़्यादा कवर करता है इनवर्टिब्रेट्स में। और इसमें भी इसकी जो क्लास है एक इंसेक्टा, इंसेक्टा क्लास है, वो सबसे बड़ी क्लास है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है इसका। देन इसके बाद में दूसरा फाइलम मोलस्क आता है, जिसमें 6 से 7 लाख के आसपास स्पीसीज हैं। उसके बाद में थर्ड फाइलम पे आपका आता है प्रोटोजोआ फाइलम है, जिसमें भी 50-60 हज़ार के आसपास स्पीसीज आती हैं। तो ये सब, यानी कि मैंने कहा 95 से 98% तक कौन है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हो गए इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के मैंने कैरेक्टर बताए हैं कि क्या कैरेक्टर होंगे, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सा फाइलम कवर करता है, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद में मोलस्का, उसके बाद में प्रोटोजोआ। आर्थ्रोपोडा में भी सबसे बड़ी इसकी क्लास है इंसेक्टा, वो सबसे ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स को कवर करती है, जिसमें आपके ये जो आते हैं मॉस्किटो वगैरह, ठीक है, इस इंसेक्ट वगैरह, वो सारे इसमें आते हैं इस क्लास में। देखिए, अब इसमें अपना सबसे पहला जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं अपन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम। फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम की अपन यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए, जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे अपन कैरेक्टर्स लेकर क्लासिफिकेशन करते हैं, या कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, उसके बेस पे उन एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे अपन बहुत सारे एनिमल्स में अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहला लेवल आता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, यानी कि यहीं से अपन एनिमल्स को अलग अलग कैटेगराइज करना चालू कर देते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में जैसे बात करेंगे तो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सिर्फ प्रोटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोजोआ जो फाइलम है उनको अपन ने, उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है। उसके बाद में पोरीफोरा की बात करते हैं तो वहाँ पे सेलुलर लेवल है। उसके बाद में फिर अपन और थोड़ा सा आगे चलते हैं सिलेंट्रेटा में, तो टिश्यू लेवल है, ठीक है। उससे फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ चलते हैं, ऑर्गन सिस्टम काम करने लग जाते हैं। उसके बाद में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम काम करने लग जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर अपन सीलोम की बात करते हैं कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सीलोम प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती है, और कुछ में सूडोसीलोम होती है, ठीक है। यानी कि सीलोम के बेस पे भी अपन इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं उनको सेगमेंटेशन के बेस पे भी क्लासीफाई करते हैं। सेगमेंटेशन यानी बॉडी में सेगमेंट्स हैं या नहीं है, ठीक है। जैसे एनेलिडा की बात करें अपन तो बॉडी में क्लियर सेगमेंट्स हैं, ठीक है, तो उनकी भी अपन यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या कैरेक्टर हो सकता है, उसके अलावा सिमेट्री की यहाँ बात कर सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि कुछ फाइलम में अपन बात करेंगे कि एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ में रेडियल सिमेट्री होती है, कुछ में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो किस तरीके से सिमेट्री होती है उनमें,
ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे कैरेक्टर लेते हैं, रिप्रोडक्शन का भी कैरेक्टर ले सकते हैं अपन उसमें, कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ में रीजनरेशन की कैपेसिटी अच्छी होती है, कुछ में नहीं होती। तो ये कुछ लेवल ऑफ अपन उनकी बात कर रहे हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब ये कैरेक्टर्स लेकर अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उनमें से एक जो कैरेक्टर है वो सीलोम भी है। सीलोम की अपन यहाँ बात कर रहे हैं, और सीलोम क्लासिफिकेशन में एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है। जैसे कुछ एनिमल्स को आप कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि कुछ में 2 ही जर्म लेयर हैं और कुछ में 3 जर्मिनल लेयर हैं, तो इनके बेस पे भी अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। चलिए, यहाँ अपन सबसे पहले सीलोम की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम। तो जो वर्ड है सीलोम, मतलब क्या होता है इसका, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सीलोम किसे कहेंगे अपन। तो सीलोम क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। सीलोम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जो एलिमेंट्री कैनाल या जिसको गट बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल या गट एंड बॉडी वॉल। ठीक है, तो सीलोम क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जो कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल या गट के बीच में प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं सीलोम। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि सीलोम किसे कहेंगे अपन, जो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में प्रेजेंट है, उसको अपन सीलोम कहेंगे। देखिए सिंपल सा एग्जांपल देखिए, अपन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो इस तरीके से ये बॉडी वॉल है, ये गट है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, मान के चलिए ये आपका बॉडी वॉल, और ये आपकी गट हो गई या एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हो गई, और ये आपकी जो बीच वाला स्पेस है, ये जो स्पेस है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इसको आपने कहा सीलोम। ठीक है, इसको अपन सीलोम बोलते हैं। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में प्रेजेंट है, उसको सीलोम बोलते हैं। बाकी अपन कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।